नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडी पॉइंट्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास तीसरी है आज आपकी, और डे भी आपका तीसरा है। कल आपकी कोई भी क्लास नहीं होती थी, इस वजह से आज हम आपका जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आपने इस लेक्चर को मिस किया तो आप बहुत कुछ खो देंगे। करीबन इस चैप्टर से आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं, और शायद ज़्यादा भी हो सकता है कि 15-20 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं। तो कल और जो परसों की क्लास थी उनमें हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा सिद्धांत है वो आपको समझा दिया था, और उसके बाद हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। वो सारी डिटेल्स हमने 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उससे आगे का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो जो आपका अगला टॉपिक है वो है सिस्टम कॉल, यानी कि सिस्टम कॉल क्या होता है। तो देखिए, सिस्टम कॉल क्या होता है कि कंप्यूटिंग यानी कि जो आपका कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर वगैरह में होता है, में एक सिस्टम कॉल एक ऐसा प्रोग्रामेटिक तरीका होता है, यानी कि कोई एक मेथड होता है जिसके द्वारा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि कर्नेल से किसी सर्विस का निवेदन करता है, यानी कि उससे रिक्वेस्ट करता है, उसके कर्नेल से रिक्वेस्ट करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कि सिस्टम कॉल वो तरीका होता है जिसका प्रयोग करके कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के संवाद करता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम कॉल करता है जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से किसी प्रकार की निवेदन या रिक्वेस्ट करता है। सिस्टम कॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी API के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस को यूज़र प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इसका डायग्राम है जिसमें आपको यूज़र और कर्नल और जो आपका यूज़र मोड होता है, कर्नल मोड होता है, उसके बीच यहाँ पर संबंधित दिखाया गया है कि यहाँ पर जो यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग होता है, यानी कि जो आपका निष्पादन होता है वो यूज़र प्रोसेस के द्वारा वो सिस्टम कॉल्स में परिवर्तित हो जाता है, जिसका ट्रैप मोड बिट 0 होता है, और एक तरफ रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल का मोड जो होता है वो 1 होता है, जिसमें आपका यूज़र मोड और कर्नल मोड होता है। यूज़र मोड आपका 1 होता है और जो कर्नल मोड होता है उसमें वैल्यू 0 होती है, और दोनों को एग्जीक्यूट करने के बाद सिस्टम कॉल बन जाता है, जिसमें सिस्टम कॉल कोई भी कर्नल को रिक्वेस्ट भेजता है। ये प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस की सुविधा देता है जो यूज़र लेवल के प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस निवेदन करने की अनुमति देता है। सिस्टम कॉल कर्नल सिस्टम के अंदर जाने का एकमात्र दरवाज़ा होता है। वो सभी प्रोग्राम जी हैं कि रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की ज़रूरतें हैं, वो सिस्टम कॉल का प्रयोग करते ही रहते हैं। एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले लोगों के पास अक्सर सिस्टम कॉल का सीधा एक्सेस नहीं रहता, लेकिन आप इन्हें API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि सिस्टम कॉल को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के द्वारा इसे एक्सेस कर सकते हैं। वो फंक्शन जो API में डाले गए हैं वही असली सिस्टम कॉल्स को बुलाते हैं। API के प्रयोग से हमें ये फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पर पहला फ़ायदा है पोर्टेबिलिटी, यानी कि जब तक सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के सपोर्ट करता है तब तक कोई भी प्रोग्राम उस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंटरफेस का प्रयोग करके कंपाइल कर और रन हो सकता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि प्रयोग करने में इसकी आसान होता है। एक्चुअल सिस्टम कॉल को प्रयोग करने से API का प्रयोग करना ज़्यादा आसान होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो सिस्टम कॉल द्वारा जो आपको सर्विसेज दी जाती हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर पहली सर्विस ये है कि प्रोसेस का बनना और उसका प्रबंधन करना आप सिस्टम कॉल के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा यह है कि मेन मेमोरी का भी प्रबंधन आप इसी से कर सकते हैं। तीसरा यह है कि किसी भी फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टरी और फाइल सिस्टम को मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि इसमें आपको डिवाइस को हैंडल करने की जो इनपुट आउटपुट का तरीका है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। पांचवा, आपको इसमें सुरक्षा और प्रोटेक्शन आपको काफ़ी बेहतर मिल जाती है, और छठा ये कि इसकी नेटवर्किंग काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सिस्टम कॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रकार यह है कि प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें आपको एंड, अबॉर्ट, क्रिएट, टर्मिनेट, एलोकेटेड और फ्री मेमोरी की जगह मिल जाती है। दूसरा यह है कि फाइल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें आप किसी भी फाइल को क्रिएट, ओपन, क्लोजेस, डिलीट, रीड फाइल इत्यादि भी कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि डिवाइस प्रबंधन, प्रोसेस को असल में एग्जीक्यूट होने के लिए कई सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर ये संसाधन उपलब्ध हैं तो उन्हें दे दिया जाता है। और कंट्रोल को यूज़र प्रोसेस
को वापस कर दिया जाता है। इन रिसोर्सों को डिवाइस की तरह देखा जा सकता है। इनमें कुछ फिजिकल भी होते हैं और कुछ वीडियो कार्ड भी होते हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि फाइल यूज़र प्रोग्राम्स डिवाइस को निवेदन करता है और जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो डिवाइस को रिलीज़ कर देता है। ऐसे ही फाइल्स में रीड, वृत्व और रिपोजिशन टू डिवाइस की प्रक्रिया होती रहती है। अगला प्रकार यह है कि सूचना मेंटेनेंस, यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो मॉडल भी होते हैं, जिनका विवरण आपको नीचे दिखाई दे रहा है दो बिंदुओं के बीच में। यहाँ पर पहला बिंदु यह है कि मैसेज पासिंग मॉडल, जो एक कॉमन मेल बॉक्स का प्रयोग करके प्रोसेसर के बीच मैसेज पास करता है, और दूसरा यह है कि शेयर्ड मेमोरी, जो कुछ निश्चित सिस्टम कॉल का प्रयोग करके दूसरे प्रोसेस के मेमोरी के क्षेत्रों का क्रिएट और गेन एक्सेस पता कर सकती है। दो प्रोसेस शेयर्ड डेटा को रीड और राइट करके एक दूसरे सूचना को आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिस्टम कॉल के उदाहरण क्या आता है। जो आपकी विंडोज़, यूनिक्स वगैरह होती हैं उसमें कुछ इस प्रकार का आपको कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोसेस कंट्रोल यहाँ पर यह होता है कि आप किसी भी प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसे एग्जिट भी कर सकते हैं और उसके सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिट और वेट भी कर सकते हैं। दूसरा यह है कि फाइल मैनिपुलेशन, इसमें आप कोई भी फाइल को क्लोज वगैरह, रीड वगैरह, राइट वगैरह और हैंडल भी कर सकते हैं। डिवाइस मैनिपुलेशन में यह होता है कि किसी भी डिवाइस को आप सेंड कंसोल मोड में और रीड कंसोल मोड में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस में यह होता है कि आप उस प्रोसेस की मेंटेनेंस के द्वारा उस इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसे स्लीप मोड में भी भेज सकते हैं और उसके हिसाब से उसका टाइम भी रन आउट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप किसी भी क्रिएट फाइल की जो प्लेस होती है उसे आप जान सकते हैं और आपका प्रोटेक्शन यानी कि इसमें हाई सिक्योरिटी भी आपको प्रदान की जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सिस्टम कॉल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पैरामीटर पास करने के 3 प्रमुख तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि पैरामीटर को रजिस्टर्स में पास किया जा सकता है, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन में, और एक टेढ़ी लाइन में भी पास किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर रजिस्टर से ज़्यादा पैरामीटर्स हों तो उन पैरामीटर को ब्लॉक के रूप में स्टोर किया जाता है और उस ब्लॉक एड्रेस को एक पैरामीटर के रूप में रजिस्टर को पास किया जा सकता है। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स पैरामीटर कॉल है जो आपके एक ब्लॉक सिस्टम द्वारा और एक डायरेक्टरी सिस्टम द्वारा भेजा जा रहा है। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की, यहाँ पर जो सिस्टम कॉल लिया गया है वो पैरामीटर्स के रूप में लिया गया है, जहाँ पर आपका यूज़र प्रोग्राम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इन दोनों के बीच पैरामीटर्स द्वारा किसी भी सिस्टम कॉल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आप कोई भी पैरामीटर को पुश ऑन पॉप ऑफ स्टैक भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो छठा क्वेश्चन है इसमें, यानी कि छठा हेडिंग है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिस्टम प्रोग्राम आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पर जो सिस्टम प्रोग्राम है उसके बारे में जान लेते हैं। आधुनिक प्रणाली यानी कि जो इस समय की जो प्रणाली है वो एक अन्य पहलू यही है कि सिस्टम प्रोग्रामों का एक संग्रह है, यानी कि कलेक्शन भी होता है। निम्न स्तर पर हार्डवेयर, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सिस्टम प्रोग्राम और अंत में एप्लीकेशन कार्यक्रम यानी कि अनुप्रयोग कार्यक्रम। सिस्टम प्रोग्राम विकास और निष्पादन के लिए वातावरण सुरक्षा प्रदान करता है। उनमें से कुछ सिस्टम कॉल के लिए उपयोगकर्ता को इंटरफेस करने में मदद करते हैं। सिस्टम प्रोग्राम को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला यह है कि फाइल मैनेजमेंट। ये हमने आपका जो टॉपिक है ये पहले भी आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर हम अलग से यूँ बता रहे हैं कि आपके सिलेबस में ये दे रखा है। तो यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट क्या होता है कि यह प्रोग्राम फाइलें निर्देशिकाओं को बनाने, हटाने, कॉपी और नाम बदलने और प्रिंट, डंप, सूची और आमतौर पर हेरफेर करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें स्टेटस इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी डिवाइस की आप इसमें इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। कुछ कार्यक्रम केवल तिथि के लिए सिस्टम की समय, उपलब्धि, स्मृति या डिस्क स्थान की मात्रा, उपयोगकर्ताओं की संख्या या समान स्थिति जानकारी पूछ सकते हैं। उस जानकारी को सूचित किया जाता है और टर्मिनल या अन्य आउटपुट डिवाइस में फाइल में प्रिंट किया जा सकता है। अगला टाइप यह है कि फाइल मॉडिफिकेशन। इसमें कोई भी डेस्क या अन्य डिवाइस को संशोधित यानी कि एडिट करने के लिए फाइल को मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अगला यह है कि प्रोग्रामिंग भाषा समर्थन, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। आम प्रोसेसिंग भाषाओं में जैसे C++, सी, जावा, etc के लिए कंपाइलर्स, असेंबलर्स और इंटरप्रेटर्स का आमतौर पर सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सारी खूबी उसमें पहले से ही प्रदान की जा सकती हैं। प्रोग्राम लोडिंग और निष्पादन, यानी कि प्रोग्राम को लोडिंग और एग्जीक्यूट करने की जो एक बार कार्यक्रम इकट्ठा या संकलित किया जा सकता है और फिर उसे मेमोरी में भी लोड किया जा सकता है।
अब बात कर लेते हैं 7 हेडिंग के बारे में, और वीडियो आपका काफ़ी लंबा होने वाला है, आप बोर मत होइएगा। बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी, एक्सटर्नल या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के भी बाद डाटा मिटता नहीं है, स्टोर रहता है। वर्तमान में इस प्रकार के मेमोरी का उपयोग बहुत बड़ी संख्या में किया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मेमोरी कार्ड एवं पेन ड्राइव होता है। इस प्रकार इसका प्रयोग करके डेटा को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा फाइल के रूप में सेव होता है, जिसका एक नाम भी होता है। सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता अधिक होती है, इसमें प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अतः कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी में स्टोर डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज की आवश्यकता होती है। आजकल कंप्यूटर सिस्टम में डिस्क का उपयोग प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया के रूप में किया जाता है। डिस्क मैनेजमेंट के संदर्भ में ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें आपका पहला बिंदु है कि डिस्क के फ्री स्पेस को मैनेज करने के लिए, यानी कि यहाँ पर मैनेज करने के लिए होगा। दूसरा यह है कि स्टोरेज स्पेस को एलोकेट करने के लिए, डिस्क शेड्यूलिंग के लिए भी किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि वर्चुअल मशीन आखिर में होता क्या है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो वर्चुअल मशीन एक कंसेप्ट है जो वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, जिसमें एक ही मशीन अनेक मशीनों के जैसे कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि जिसमें आपके कई सारे मशीनों को जो कार्य है वो केवल एक ही मशीन इसमें वो कार्य कर सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्चुअल मशीन एक कंसेप्ट है जो एक वास्तविक मशीन की जगह अनेकों वास्तविक मशीनों को होने का भ्रम उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार के भ्रम की स्थिति की तुलना आप टेलीफोन लाइन से कर सकते हैं, जिसमें एक ही तार पर एक साथ साथ अलग अलग कई लोग बातचीत करते हैं। सामान्यतः वर्चुअल मशीन में एक हार्डवेयर पर अलग अलग प्रयोगकर्ता अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग वेब सर्वर पर किया जाता है, जिसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी कहते हैं। यहाँ पर वर्चुअल मशीन का एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें एक वास्तविक वर्चुअल मशीन आपको दिखाई दे रही है जो CPU वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में है। यहाँ पर आपके कई सारे CPU ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जिसमें आपके रीडर, वर्चुअल डिस्क, प्रिंटर, रीडर, वर्चुअल डिस्क लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक वास्तविक मशीन से कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट किया जा सकता है। वर्चुअल मशीन तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रत्येक यूज़र अपनी इच्छा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग कर सकता है। इसी बात पर फैक्ट OS1, OS2 और तथा OS3 के माध्यम से ऊपर दर्शाए गए चित्र में दिखाया गया है। वर्चुअल मशीन के कंसेप्ट को समझने के लिए आइए कन्वेंशनल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम तथा वर्चुअल मशीन मल्टी प्रोग्रामिंग पर एक बार नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नीचे कन्वेंशनल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का आपको डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जॉब 1 और जॉब 2 इस तरह से डॉट डॉट करके जॉब n तक, यानी कि कितनी भी संख्या इसमें आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कन्वेंशनल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर एक ही साथ वास्तविक मशीन यानी कि रियल मशीन के रिसोर्स के बीच वितरित किए जा सकते हैं, जबकि वर्चुअल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक ही वास्तविक मशीन एक से अधिक वर्चुअल मशीन होने का भ्रम उत्पन्न करती रहती हैं, जहां प्रत्येक वर्चुअल मशीन अपना अपना वर्चुअल प्रोसेसर तथा स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते रहते हैं। इसके लिए प्रोसेस शेड्यूलिंग की जा सकती है एवं वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन नामक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि वर्चुअल मशीन मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पर होती क्या है। तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन के सेट में हमने यहाँ पर 3 वर्चुअल मशीन ली हैं जो एक वर्चुअल मल्टी प्रोग्रामिंग से द्वारा कनेक्ट हैं। इसमें होता क्या है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग का प्रयोग CPU को इस तरह शेयर करने के लिए किया जा सकता है जिससे कि प्रत्येक यूज़र को ऐसा महसूस हो कि उनके अपने अपने प्रोसेसर हैं, जबकि वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन नामक तकनीक का प्रयोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी बड़ी मेमोरी की उपलब्धता का भ्रम इल्यूजन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वास्तव में ये आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग वर्चुअल मशीन में दिखाई दे रही जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो वास्तव में होती नहीं है, ऐसा एक भ्रम होता है। वर्चुअल मशीन के उपयोग और लाभ के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला उपयोग और लाभ यह है कि विभिन्न यूजर्स एक साथ असमान ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा लाभ यह है कि कुछ निश्चित कन्वर्जन की समस्या
को दूर कर सकता है, यानी कि इसमें कोई भी कमी वगैरह यानी कि जो आपकी कन्वर्जन की समस्या होती है उसको ये बिल्कुल दूर कर देता है। अगला पॉइंट यह है कि कंपेटेबल होने के कारण अन्य मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की सुविधा प्रदान भी करता है। चौथा पॉइंट यह है कि प्रत्येक वर्चुअल मशीन के एक दूसरे से पूर्ण रूपेण अलग होने के कारण सिस्टम रिसोर्सेज पूर्ण रूपेण सुरक्षित होते हैं, यानी कि इसमें जो आपका वर्चुअल मशीन के साथ जो आपका सिस्टम होता है वो एक पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षित होता रहे। कभी भी किसी भी वर्चुअल मशीन के लिए प्रयोग होने वाले रिसोर्स को कम या बढ़ाया भी जा सकता है। अगली बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बफरिंग, यानी कि बफरिंग क्या होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जब डेटा प्राप्त करने की गति और डेटा को एडिट संसाधित करने की गति अलग होती है तो वहाँ हम बफर का उपयोग करते हैं। समझने की बात यह है कि जब हम डेटा को प्राप्त करने की जो गति होती है और डेटा को संसाधित करने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, तो वहाँ पर हम बफर का यूज़ करते हैं। बफर एक मेमोरी स्पेस है जो इनपुट डेटा को स्टोर करता है और इसे इस गति के अनुसार सिस्टम में पास कराते हैं कि इस तरह से इनपुट डिवाइस को तब तक होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक यह संशोधित नहीं हो जाता। बस डेटा को बफर में स्टोर किया जाएगा और सिस्टम द्वारा उपयोग किया जाएगा। बफर किसी भी प्रकार हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, लेकिन सामान्य सॉफ्टवेयर में बफर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में बफरिंग प्रोसेस निम्नलिखित कारणों से भी हो सकती हैं, जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि विभिन्न साइज की डिवाइस के मध्य डेटा ट्रांसफ़र को एडजस्ट करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच में आपका CPU है जो एक्सचेंज क्रिया के दौरान बैकिंग स्टोरेज की प्रक्रिया प्रदान करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नवी हेडिंग आपकी स्पूलिंग क्या है। तो देखिए, स्पूल एक बफर है या हम कह सकते हैं कि यह एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जो कि इनपुट आउटपुट जॉब्स को डेटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है। स्पूल का पूरा नाम जो होता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिमुलेटेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन लाइन है। स्पूलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को टेम्पररी स्टोरेज एरिया जिसे हम स्पूल कहते हैं में भेजा जाता है, जहां वह कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। यानी कि स्पूलिंग एक वह प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी डेटा को थोड़े समय के लिए भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहेंगे कि माना एक यूज़र ने 50 पेज प्रिंट करने हैं, यानी कि उसने 50 पेज प्रिंट करने हैं और प्रिंटर 1 मिनट में केवल 10 पेजों को ही प्रिंट कर पाता है, तो हमें सभी प्रिंट को प्रिंट करने के लिए 5 मिनट लग जाएंगे। यदि CPU को प्रिंटिंग के इस कार्य को ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़े तो कंप्यूटर इन 5 मिनट में कुछ अन्य काम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्पूलिंग तकनीक का उपयोग करता है। अब बात कर लेते हैं, अगला हेडिंग है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल भी यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा और जटिल सॉफ्टवेयर है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, जो बड़ी संख्या में कई सारे फंक्शंस का समर्थन करता है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट एक मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर के रूप में ना होकर कई छोटे छोटे मॉड्यूल्स के समूह के रूप में होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक मॉड्यूल्स के इनपुट्स आउटपुट्स तथा कार्य अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कार्य। यहाँ पर आपके 2 स्ट्रक्चर ऑपरेट अप्रोच होते हैं। पहला है आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर अप्रोच। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर अप्रोच ऑपरेटिंग सिस्टम को विभिन्न सतहों लेयर्स में विभाजित कर उसे डेवलप करने की एक विधि है। प्रत्येक सतह नीचे वाले सतह के शीर्ष पर बनाए जाते हैं। सबसे नीचे की सतह हार्डवेयर की होती है, जबकि सबसे ऊपर की सतह यूजर इंटरफेस की होती है। लेयर्ड स्ट्रक्चर अप्रोच के तहत सर्वप्रथम THE नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को EW डिजकिस्ट्रा तथा उनके शिष्यों द्वारा 1968 ईस्वी में निर्मित किया गया था। THE ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें 6 लेयर्स थीं, जिन्हें नीचे चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लेयर 0 से लेकर लेयर 5 तक, यानी कि टोटल मिलाकर आपकी 6 लेयर हैं, जिसमें हार्डवेयर से और यूज़र इंटरफेस तक होती हैं, जिसके बीच में आपका बफरिंग, स्पूलिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में चलता रहता है और आपका डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी मैनेजर और CPU शेड्यूलिंग होता रहता है।
THE ऑपरेटिंग सिस्टम में लेयर 0 हार्डवेयर को डील करता है तथा लेयर 1 CPU की शेड्यूलिंग अर्थात जॉब्स को प्रोसेसर करने के लिए एलोकेट करता है, और जो आपका लेयर 2 होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य करता है, और लेयर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसोल के लिए डिवाइस ड्राइवर को धारण करता है, जबकि लेयर 5 आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसों के लिए बफरिंग किया करते हैं। और ये सभी लेयर्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि प्रत्येक सतह केवल अपने नीचे वाली सतह के लिए ऑपरेशन और सर्विसेज का ही उपयोग कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक सतह अपने से उच्चतर सतहों से ऑपरेशन के क्रियान्वयन को छिपाता है, यानी कि हाइड रखता है। अतः किसी सतह के उच्चतर यानी कि हायर सतह को यह जानने की आवश्यकता नहीं होती है कि किस तरह ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बल्कि उसे केवल यह जानने की आवश्यकता होती है कि ऑपरेशन क्या करता है। चूँकि प्रत्येक सतह के अलग अलग कार्य होते हैं, ये आपको बेसिकली पता होगा, अतः किसी भी सतह को बिना किसी भी सतह से संबंध रखते हुए डिबग किया जा सकता है। लेयर्ड अप्रोचर का मुख्य लाभ यह है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन मॉड्यूलिटी प्रदान करता है, जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी पूर्वक डिज़ाइन तथा वेरीफाई किया जा सकता है। लेयर्ड अप्रोच के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें नए स्तर यानी कि नए लेवल को परिभाषित करना कठिन होता है, अर्थात इसमें एक स्तर को दूसरे स्तर से अलग करने में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी सतह अगर अपने नीचे वाले सतह सर्विसेज का उपयोग करता है तो उदाहरणता स्वरूप सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस ड्राइवर को मेमोरी मैनेजमेंट स्टीन्स रूटीन्स के नीचे वाले सतह में परिभाषित होना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट में सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रकार होता है इसी का कर्नल अप्रोच। कर्नल अप्रोच में ऑपरेटिंग सिस्टम को दो अलग अलग भागों में बांटकर डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है, अर्थात कर्नल अप्रोच द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग अलग भागों का बना होता है। एक भाग को कर्नल कहा जाता है तथा दूसरे भाग में सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हार्डवेयर सिस्टम में इंटरफेस स्थापित करता है। कर्नल के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। प्रोसेस को क्रिएट तथा डिलीट करने का मैकेनिज्म प्रदान करता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट तथा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने का मैकेनिज्म प्रदान करता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए मैकेनिज्म प्रदान करता है। और यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल अप्रोच पर आधारित है। यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग अलग भागों का बना हुआ होता है, जिसमें आपका कर्नल और सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, जो आपको नीचे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका हार्डवेयर, कर्नल, यूटिलिटी, एप्लीकेशन प्रोग्राम दिए गए हैं। इसमें क्या होता है कि कर्नल सिस्टम प्रोग्राम और हार्डवेयर के मध्य अवस्थित है, यानी कि जो आपका कर्नल है वो हार्डवेयर और सिस्टम प्रोग्राम के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। कर्नल सिस्टम कॉल्स के मध्य से फाइल सिस्टम, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य कार्यों को संपादित करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अधिक संख्या में सिस्टम कॉल्स का समर्थन करता है तथा सिस्टम कॉल्स कर्नल के सर्विसेज का उपयोग करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग आ जाता है आपका जावा वर्चुअल मशीन, जिसे शॉर्ट में आप JVM बोलते हैं। देखिए JVM का अर्थ क्या होता है, ये समझने की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जावा वर्चुअल मशीन, जिसे आप संक्षिप्त में बोल सकते हैं, वर्चुअल मशीन समझ सके ऐसा कोड प्रोड्यूस करता है ये, यानी कि प्रदान करता है। यानी आप JVM को जावा सोर्स और होस्ट सिस्टम के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाए गए जावा के कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किया जा सकता है। JVM यानी कि जो आपका जावा वर्चुअल मशीन है वो कैसे काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। जब भी आप जावा एप्लीकेशन चलाते हैं तो जावा कंपाइलर सबसे पहले उसके जावा के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद JVM बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद कंप्यूटर CPU उसे सीधे एक्सट्रैक्ट कर पाता है। यानी कि एक बार जावा कोड फिक्स हो जाने के बाद यह सीधे आपके कंप्यूटर के लिए नहीं बल्कि JVM के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसके बाद JVM बाइट कोड का उपयोग करता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब बात कर लेते हैं कि जावा का जो इतिहास है वो क्या है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1995 में सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित की गई थी। जावा वर्चुअल मशीन एक क्लास लोडर और एक क्लास वेरीफायर और एक जावा
इंटरप्रेटर का बना होता है। यानी कि जो आपकी जावा लैंग्वेज है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें आपका क्लास लोडर, क्लास वेरीफायर और जावा इंटरप्रेटर होता है, जो कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल वाइट कोड्स जावा कंपाइलर द्वारा जावा प्रोग्राम के प्रत्येक क्लास के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। यह तत्व हो जाता है कि जावा के प्रत्येक ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास कंस्ट्रक्ट द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। अतः कोई भी जावा प्रोग्राम एक या एक से अधिक क्लास का बना हो सकता है। जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न किया गया बाइट कोड क्लास फाइल में स्टोर होता है। क्लास लोडर क्लास फाइलों को जावा एपीआई से जावा इंटरप्रेटर द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए लोड करता है। जब कोई क्लास लोड हो जाती है तो क्लास वेरीफायर बहुत प्रकार से यानी कि कई जांचें करता है, जो निम्नलिखित हैं। पहली क्लास ये है कि यहाँ पर क्लास फाइल वैलिड जावा बाइट कोड है या नहीं। दूसरी बात यह है कि क्लास फाइल वैलिड जावा बाइट कोड है या नहीं। लोड किया गया क्लास स्टैक में ओवरफ्लो या अंडरफ्लो कर रहा है या नहीं। बाइट कोड पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है या नहीं। यदि क्लास फाइल वैलिड जावा बाइट कोड होता है और स्टैक में अंडरफ्लो या ओवरफ्लो नहीं करता है तथा स्टैक पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करता है तो बाइट कोड जावा मशीन जावा इंटरप्रेटर द्वारा रन किया जा सकता है। JVM स्वतः ही गार्बेज कलेक्शन है, मेथड द्वारा मेमोरी प्रबंधन का कार्य भी करता है। जावा इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हो सकता है जो बाइट कोड को इंटरप्रेटर करता है, या फिर कह सकते हैं कि जस्ट इन टाइम यानी कि JIT कंपाइलर भी हो सकता है। JIT बाइट्स कोड को रियल टाइम में एग्जीक्यूटेबल कोड में कंपाइल भी कर सकता है। JVM आर्किटेक्चर न्यूट्रल और पोर्टेबल प्रोग्राम के डेवलपमेंट को संभव बनाता है, अर्थात जावा में डेवलप किए गए प्रोग्राम किसी भी प्रोसेसर पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप चला सकते हैं। जावा की वर्चुअल मशीन डिज़ाइन सुविधाजनक, सुरक्षित, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल और आर्किटेक्चर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर प्रदान करती है, जिस पर जावा के प्रोग्राम रन किए जाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ पर जावा क्लास फाइल जिसमें आपके क्लास लोडर, क्लास वेरीफायर और जावा इंटरप्रेटर होते हैं, जो एक होस्ट सिस्टम द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट हेडिंग है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि GUI क्या होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI एक तरह का यूज़र इंटरफेस है जो कि यूज़र यानी कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों की मदद से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक आइकॉन को देखने का काम करता है। समझने की बात यह है कि GUI एक तरह का यूज़र इंटरफेस है जो यूज़र को कंप्यूटर में जो उपकरण होते हैं उन्हें विजुअल यानी कि उन्हें दिखाने का काम करता है। बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका विंडो हो गया, मैक हो गया, OS हो गया आदि सभी में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिसमें कि आप किसी भी आइकन पर क्लिक करके उस ऐप या जो भी चीज़ है उसे चला सकते हैं। शुरुआत में GUI को माउस या कीबोर्ड की मदद से भी चलाया जाता है, पर आजकल यह काफ़ी मोबाइल उपकरणों में भी चलने लगता है, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट आदि हो गया। इन उपकरणों में काफ़ी तरह की तकनीक को एक साथ चलाया जा सकता है जिससे कि ये सही से काम कर सकें। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और CUI के जैसे ये कठिन नहीं होते। GUI याद करने में थोड़े आसान होते हैं। GUI में ना तो किसी तरह का कोड लिखकर कमांड देने की आवश्यकता है और ना ही किसी प्रोग्रामिंग भाषा को याद रखने की कोई आवश्यकता है। GUI को बनाने वाला कोई एक नहीं था, इसके पीछे काफ़ी तकनीकी विशेषज्ञों के नाम जुड़े हुए हैं। GUI हर साल काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसे किसने डेवलप किया था, कौन सी सन में हुआ था, वो जान लेते हैं। तो पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 1981 में बनाया गया था, जो कि जेरॉक्स पार्ट्स के एलन के, डगलस एंगलबर्ट ने और वैज्ञानिकों की मदद से इसको बनाया गया था। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर इसे बनाया था कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो यह लोगों को उपयोग करने में और भी आसान हो। पहला जो उपयोग किया गया था GUI का वह 1983 में एप्पल के लीजा कंप्यूटर में किया गया था। इससे पहले कि कंप्यूटर MS डायोस और लाइनक्स UI में कमांड लाइन का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इनका इस्तेमाल लोगों के खुद से ज़्यादा बिजनेस में होता था। एप्पल मैक इंतोस में GUI का इस्तेमाल किया गया है।
इसके बाद इस उत्पाद को बाज़ार में आने के 1 साल बाद ही ये काफ़ी लोकप्रिय और उत्पाद माना जाने लगा और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर भी GUI का अपने विंडोज़ में इस्तेमाल किया, जिससे कि वह बेहतर तरीके से काम कर सके। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के फ़ायदे क्या होते हैं वो जान लेते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि GUI का जो प्रमुख फ़ायदा है वह यह है कि यह सब तरह से लोगों को आसान लगता है, चाहे वह इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहा हो या काफ़ी पुराना हो। और यह हर चीज़ को आसान बना देता है, जैसे कि मेन्यू खोलना, फाइल को देखना, इधर उधर डालना, किसी भी प्रोग्राम को इंटरनेट की मदद से चलाना और इस तरह से बाकी कार्यों को करने में ये भी मदद करने में सक्षम होता है। GUI उसी वक्त सारे परिणाम देता है, जैसे कि आपने किसी आइकन पर क्लिक करा है तो वह उसी वक्त खुल जाएगी। यानी कि जो आपके मोबाइल वगैरह में जो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं ना, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, जो एप्लीकेशन पर क्लिक करने को जो काम किया जाता है ना, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के नुकसान क्या हैं वो जान लेते हैं। GUI काफ़ी तरह की प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल करती है, जिससे कि टेक्स्ट पर निर्भर करने वाला UI हम इस्तेमाल कर सकें। काफ़ी लोगों को यह बेकार लग सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें काफ़ी तरह के काम होते हैं, इसलिए हमारे लिए भी उपयोग होता है। UI की मदद से हम इसमें कोई भी कार्य करवा सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिखकर, जिससे कि यह उस कमांड को समझ सके और काम कर सके, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो बकाया आपका जो चैप्टर है वो हम आपके जो सिलेबस आपका लास्ट हो जाएगा ना, महा मैराथन क्लास या कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर देंगे, उसमें हम आपको बता देंगे। अगर ये वीडियो आज किसी भी बच्चे ने नहीं देखी तो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी से वादा है कि आप सभी लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर 30 बच्चे देख रहे हैं तो 30 लाइक तो कम से कम होने चाहिए। अगर जिसे वीडियो पसंद नहीं है तो वो लाइक या डिसलाइक ना करें, देख के चला जाए बस। और बाकी यही कहना है कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो सका है और कल से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो जब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।